अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। What a good news to wake up to। और कल तक हमें लग रहा था कि जैसे लिटरली चले नॉट लिटरली लेकिन सदर ट्रम्प जो है ना वो दुनिया खत्म करने को तुले हुए हैं। और उन्होंने कहा था, ये हमें लग क्या रहा था, उन्होंने कह दिया हाँ, था। मतलब वो कह ही रहे थे और फिर लगना ये स्टार्ट हो गया था कि चलो अब ये बंदा कह रहा है तो शायद ऐसा ही होगा। सिविलाइजेशन तक की बातें हो गई थी क्या, लेकिन पाकिस्तान ने क्या कोई मार्का मारा है और पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी और मतलब इसमें तो हम पाकिस्तान को कहेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोशिशें हमारे फॉरेन ऑफिस, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमारे डिप्लोमैट्स, हमारा फॉरेन ऑफिस का स्टाफ, हमारे तमाम वो लोग जो इस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं। You have made us all proud. Yeah. We are a very proud nation today. हम वैसे भी प्राउड होते हैं, लेकिन certainly आज हमारा जो फख्र है वो और ज़्यादा हम बूस्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा हम महसूस कर रहे हैं, और ज़्यादा हम rightly so, क्योंकि you know जंगे लड़ना तो मुश्किल काम है ही, लेकिन दुनिया में अमन के लिए एक इतनी बड़ी डील क्रैक करना ये उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। जंग स्टार्ट करना तो आसानी है, मतलब जिस तरह हमने देख ही लिया, लेकिन उसके बाद उसको मैनेज करना, उसको रुकवाना और उस पार्टी का रुकवाना जो कि उस जंग का हिस्सा भी नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस वक्त आप दुनिया की अगर हेडलाइंस देख लेना तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र सबसे ऊपर है। नेचुरली पाकिस्तान की ही कोशिशें हैं। लिटरली ये वाइस वर्सा हुआ है। जिस तरह सदर ट्रंप ने हमारी और इंडिया की जंग रुकवाने का ऐलान किया था, उसी तरह एग्जैक्टली पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दरखास्त की गई सदर ट्रंप और ईरान को भी सर्टनली, और उसके बाद दोनों अतराफ से ये पैगाम भी आया कि हाँ जी, हमने इनकी दरखास्त और इनकी तरफ से जो हमें पैगाम दिया गया है उस पर अमल हो गया है, और अब 2 हफ्ते के लिए सीज फायर है। जुमे को सब कहाँ आ रहे हैं? इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद एग्रीमेंट, इस्लामाबाद अकॉर्ड, इसको जो भी नाम दिया जाएगा लेकिन वो इस्लामाबाद के नाम से ही जाना जाएगा। तो लिहाजा दिस इज हैपनिंग एज वी स्पीक, और अमरीकी डेडलाइन ख़त्म होने से महज कोई 1.5 घंटे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर सदर ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया। और भी कुछ हुआ है ना इसमें, और ये हुआ है कि हमारे जो खैर खां नहीं हैं कुछ मुल्क और कुछ नेशंस और कुछ लीडर्स, उनका जिक्र नहीं कुछ लीडर्स जो कहते थे कि पाकिस्तान को ग्लोबली और डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर देंगे, आज देख लीजिए कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक ग्लोबल स्टेज पर सेंटर स्टेज खड़ा हुआ है। उसमें छोटा सा एक लेसन तो यही है, दुनिया चाहे जो भी कहे, जब आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं तो करते रहे। So that is what we have done. And you know, this has not come essay. There's a lot of hard work behind it. And there are a lot of nations like-minded who were involved in the process as well. So we are going to get into details. और ये कोई एकदम से इंकशाफ तो नहीं हुआ, इतने दिनों से, कुछ हफ्तों से ये बातचीत चल रही थी, एंड ऑब्वियसली वी वर ऑल होपिंग कि कोई ब्रेक थ्रू हो, और वो ब्रेक थ्रू जो है वो सामने आ गया। तो अब पाकिस्तान डिप्लोमेसी, जिसने सऊदी अरब के साथ, आपको पता है हमारा एक डिफेंस पैक्ट है, हमारे देरीना ताल्लुकात है, हमने मुआहिदा किया हुआ है हरमैन शरीफैन की हिफाजत का। ईरान के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, हमारा हमसाया मुल्क है, उनका हम पे ट्रस्ट है। अमेरिका के साथ हमारे मिसाली ताल्लुकात हैं। हम इतनी यूनिक पोजीशन में थे, और इस यूनिक पोजीशन में इस टाइट रोप पे चलते हुए हमने जिस तरह ये मारका सरंजाम दिया है, पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। Absolutely. और खास तौर पर पाकिस्तान की लीडरशिप। अच्छा, बाय द वे 15% प्राइसेस जो है ना पेट्रोल की ग्लोबली, वो एकदम से, आप सोचिए, जो ब्लूमबर्ग की मैंने हेडलाइन देखी ना, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अभी ये दरखास्त की गई थी कि 2 हफ्ते के सीज फायर को कंसिडर किया जाए, जब ब्लूमबर्ग की मैंने हेडलाइन देखी कि इस मैसेज के बाद ऑयल प्राइसेस ने एकदम नीचे आना शुरू किया है, या एकदम उनको उनमें कमी वाज़े देखी तौर पर देखी जा रही है, या दे आर शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, तो हमने कभी ये सोचा था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के एक्स पर पैगाम जो है वो डायरेक्टली ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को डिक्टेट कर रहा होगा। अच्छा, we really would like to get into the detail of it all, लेकिन let's have talk about it, क्योंकि हम ना आपस में बात करते रहेंगे, तो let's involve somebody else as well. सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, हालात ज़ाहिर है बड़े ख़राब थे, जिस नहज पर मामलात पहुँच गए थे, आपसे भी हमारी बात हो रही थी, आप भी गए थे कि ये जंग अब खित्ते को तो पूरे लपेट में ले ही चुकी है, इससे भी आगे बढ़ सकती है, और हम सबको बड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। लेकिन फिर वो हुआ जिस पे अब भी हम हैरान हैं, और जाहिर है बहैसियत पाकिस्तानी हमें बड़ा फ़ख्र भी है कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है, पाकिस्तान की मदद से वो हो गया है जिसकी दुनिया सिर्फ उम्मीद कर रही थी, दुआ कर रही थी, और कहीं कहीं नाउम्मीद भी होती जा रही थी। That's right.
जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कल रात को जो डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान था, जिसको मैं ये कहूंगा कि इंतहाई बदतहजीबी के साथ उन्होंने एक तहजीब को सफाई हस्ती से बताने की धमकी दी थी, तो उस बदतहजीबी पर मबनी धमकी के बाद मैं भी काफी परेशान हुआ और बहुत से लोग जो हैं वो अमन के हवाले से पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उनसे नाउमीद हो रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद पाकिस्तान ने जो अपनी कोशिशें थी वो जारी रखी और अमेरिका कहते हैं कि लास्ट डिच एफर्ट्स और मिडनाइट ऑयल जो है उसको बर्न किया, पूरी रात को सोया नहीं, यकीनन आप भी नहीं सोए होंगे। तो बहुत से लोग जो है वो जो कि इस पीस एफर्ट के लिए कोशिश कर रहे थे, उनमें से तो कोई भी नहीं सोया। और अभी सुबह 4:30 बजे, फिर 5 बजे, फिर 5:30, 6, 6:30 तक लोगों से हमारी बात होती, सब जागे हुए थे और अभी भी कोई भी उनमें से नहीं सोया। उसकी वजह यह है कि अब जबकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो रोल है उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो अब जो पाकिस्तान की जो रियासत के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इस पीस एफर्ट में एक पेज पर थे, अब उन सब के लिए, हम सब के लिए बड़ा चैलेंज जो है वो 10 अप्रैल को, जी बिल्कुल, जो जुमा आ रहा है, तो उस 10 अप्रैल को जो इस्लामाबाद में पीस टॉक्स शुरू होनी है, तो उनको कामयाब बनाना जो है वो एक बहुत बड़ा मरहला है। तो अब उसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं और हमें दुआ करनी चाहिए कि वो भी कामयाब हो जाए। उसकी वजह ये है कि ये जो सीज फायर का ऐलान है, जिसका अनाउंसमेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने किया और ये पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के लिए फख्र का बायस है, और फिर उसको इंडोर्स किया पहले अमेरिका के सदर ट्रंप ने और फिर ईरानी गवर्नमेंट ने भी उसको इंडोर्स कर दिया। लेकिन आप ये देखें कि एक बहुत ही नीम दिली के साथ, टूटे हुए दिल के साथ जिस शख्स ने इस सीज फायर को इंडोर्स किया, उसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। और ये जो सीज फायर है ये पूरी दुनिया के लिए खुशी का बायस, ये पूरी दुनिया में जो अमन चाहने वाले लोग हैं उन सब के लिए एक गुड न्यूज थी, एक खुशखबरी थी। लेकिन मुझे ये कहते हुए काफी अफसोस हो रहा है कि दुनिया में 2 ऐसी शख्सियात हैं जिनको कि इस सीज फायर की कोई खुशी नहीं थी। उसमें से एक तो नेतन्याहू है, जिसके लिए कि ये एक बहुत बुरी खबर है, एक शिकस्त है, और अब वो कह रहे हैं जी कि मैं ये सीज फायर जो है वो लेबनान में इसको इन्फोर्स नहीं करूंगा, और ये उसकी तरफ से साजिश का आगाज है, क्योंकि ईरान की जो शराइत है इसमें ये भी शामिल है कि ये सीज फायर जो है इसको आप लेबनान तक एक्सटेंड करेंगे। बहरहाल दूसरी जो अहम शख्सियत है जिसको इस सीज फायर की कोई खुशी नहीं हुई, वो नरेंद्र मोदी है। अब आप देखें, इस वक्त भी जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, तो मेरे सामने जो 3-4 इंडियन टीवी चैनल्स लगे हुए हैं जी, तो वो कीड़े निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कभी शहबाज शरीफ की ट्वीट जो है वो उसमें से कीड़ा निकाल रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान वाज जस्ट एक्टिंग लाइक अ पोस्टमैन ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान मेडिएटर तो नहीं था, सिर्फ पोस्टमैन था। तो इनको तकलीफ इस बात की है कि पाकिस्तान जिसको कि इन्होंने आज तक अपने दिल से कबूल नहीं किया, आज उस पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में बड़ी इज्जत के साथ लिया जा रहा है, पाकिस्तान का डंका बज रहा है। तो लिहाजा हमें होशियार रहना चाहिए, और जो 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो पीस टॉक होनी है उनकी कामयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए। और जो 2 शख्सियात हैं वो इन पीस टॉक्स को सैबोटाज करने की डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश करेंगी। एक नेतन्याहू है, दूसरा नरेंद्र मोदी है। इनसे हमें बच के रहना है, इनसे होशियार रहना है। मीर साहब, अगर हम इस वक्त एक्स देखें तो और बहुत ही अफरा तफरी एक्स पे भी है, बड़ी तकलीफ हो रही है। इस्लामाबाद एकॉर्ड जो नाम दिया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, जो परसों 10 अप्रैल को एक्सपेक्टेशन है, उस पे यू आर वेरी राइट। हमें बड़ी ट्वीट्स नज़र आ रही हैं कि हम कुछ भी एक्सेप्ट कर लेंगे, $300 पर बैरल भी हम ऑयल एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इस्लामाबाद एकॉर्ड एक्सेप्ट करना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। इन एनी केस, हु आर वी एक्सपेक्टिंग इन इस्लामाबाद ऑन फ्राइडे? देखिए, अभी इसमें जो थोड़ी देर पहले मैंने कुछ जो इस सारी पीस एफर्ट में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो
डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो लोग इन्वॉल्व हैं वो इसमें बड़े कॉशियस हैं, बड़े मुहतात हैं। तो जो आपको याद होगा कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले भी इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज जो है वो वेस्टर्न मीडिया की तरफ से आई थी कि इस्लामाबाद में आ रहे हैं, जी अमरीकी वक्त इस्लामाबाद पहुंच रहा है और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और स्टीव विटकॉफ जो है वो भी आ रहे हैं और उधर ईरान के भी कुछ रहनुमाओं के नाम लिए जा रहे थे। तो अभी जो अनाउंसमेंट तो हो गई है, ईरान ने इसको इंडोर्स भी कर दिया है, लेकिन ईरान की तरफ से पाकिस्तान और चाइना दोनों को ये कहा गया है कि हमें जो है जमानत चाहिए कि ये सिर्फ एक 15 दिन का आर्जी सीज फायर नहीं होना चाहिए। वी वांट अ परमानेंट पीस अकॉर्ड, हम एक मुस्तकिल अमन मुआहदा चाहते हैं और हमें जमानत चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप आइंदा पीस टॉक के मिडिल में वो हम पर दोबारा हमला नहीं करेंगे और इसकी जमानत कौन देगा। तो इस पर चाइना ने ईरान को राजी किया है। इसमें चाइना का किरदार बहुत अहम है। पाकिस्तान का जो किरदार है वो जाहिरी है, चाइना का किरदार जो है वो बिहाइंड द सीन है। तो एक उनका जो किरदार है वो बातनी किरदार है जो जिसका के एतराफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर लिया है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में पीस टॉक्स होंगी उसमें अमेरिका की तरफ से उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और मार्को रूबियो भी आ सकते हैं। दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों का इकट्ठे आना जो है वो मुश्किल लग रहा है। और ईरान की तरफ से अगर तो मार्को रूबियो आएंगे तो फिर उस ऐसी सूरत में अब्बास अराक्ची जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आएंगे और अगर उनके वाइस प्रेसिडेंट आते हैं तो हो सकता है फिर जो उनके प्रेसिडेंट है मसूद पेजेश्कियान या जो उनके नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो भी आ सकते हैं। और उनकी जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बाकर कालीबाफ, उनकी भी बड़ी अहम पोजीशन है, वो भी आ सकते हैं। लेकिन वो भी नाम फाइनल करेंगे। पहले इस सिलसिले में भी देखें ना, ये भी एक पाकिस्तान का ईरान और अमेरिका के साथ मुस्तकिल राब्ता है। तो ये जो नाम है ये पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से दरखास्त कर रहा है कि आप हमें नाम दे दें, फिर उसके बाद वो नाम पाकिस्तान जो है वो ईरान को देगा। उन नामों को सामने रख के ईरान की तरफ से नाम दिए जाएंगे। इसके अलावा कोशिश की जा रही है कि ऑब्जर्वर्स के तौर पे सिर्फ इसमें 3 पार्टियां ना हो, पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान, सिर्फ 3 पार्टियां ना हो। ऑब्जर्वर्स के तौर पे इसमें कुछ और मुल्क जो है उनको भी इनवाइट करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें कि अमेरिका और ईरान दोनों की रजामंदी शामिल होगी। और इसमें चाइना का किरदार भी अहम है, तुर्की का किरदार भी अहम है, इजिप्ट का किरदार भी अहम है और इसके अलावा जो यूरोपीय यूनियन है उसको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि पिछले दिनों 3-4 दिन पहले यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तान के जो वजीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उनको कांटेक्ट किया था और उनसे कहा था कि आप जो पीस टॉक के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए, हम पूरी तरह आपके साथ हैं और आपको जो भी हमारी मदद चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए जो पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर है जैन मैरियट, उन्होंने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान ने बिल्कुल वो भी देखा हमने। अच्छा मीर साहब, जाहिर है हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्राइडे वाले दिन 10 अप्रैल को सिर्फ ईरान और अमेरिका के मंदूबीन इस्लामाबाद में मौजूद नहीं होंगे, बल्कि कुछ और ममालिक के जो वज़राए खारजा हैं और ऑब्जर्वर्स हैं वो भी इस्लामाबाद में आपको नजर आएंगे। और ये जो 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो एक बहुत बड़ा पीस इनिशिएटिव होने वाला है, हम सबको उसकी कामयाबी की दुआ कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सब दुआगो हैं, हम सब खुश भी हैं। मीर साहब, जब सदर ट्रंप ने अमेरिका ने जंग शुरू की तो अमेरिका के अपने एलाइज भी उनसे इस जंग पर मुत्तफिक नहीं नजर आ रहे थे, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो नेटो हो, चाहे वो दीगर उनके इत्तेहादी हों, ब्रिटेन हो। और जाहिर है ऐसा लग रहा था कि दुनिया और यूनाइटेड नेशंस भी दुनिया बस देख ही रही है, बयानात दे रही है, कोई कुछ कर नहीं रहा। पाकिस्तान की अपनी यूनिक पोजीशन है, पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ देरीना ताल्लुकात हैं, ईरान का हमसाया है, हम बॉर्डर शेयर करते हैं, हमारे पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। सो व्हेन डिड पाकिस्तान स्टेप अप इन दिस गेम कि हाँ जी अब कोई कुछ कर नहीं रहा है, हमें कुछ करना चाहिए और ये जिम्मेदारी हम उठाएंगे, और वी डिलीवर्ड? टर्निंग पॉइंट मीर साहब क्या था? देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें मेरा व्यू जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता था। पाकिस्तान ने पहले दिन से कोशिश जरूर की, लेकिन पाकिस्तान
वाज लकी कि पाकिस्तान को बहुत से हेल्पिंग हैंड मिल गए। और जिसमें आप देखें कि तुर्की और मिस्र जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तान की जो पीस एफर्ट्स हैं उनको सपोर्ट किया। और खास तौर पे जो 19 मार्च को रमजान के महीने में जो रियाद में जो 12 ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास था, उसमें पाकिस्तान जो है वो उसको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उसमें जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी अक्सरियत थी और वो जो है वो चाह रहे थे कि सब मिलकर तो ईरान की न सिर्फ मजम्मत करें बल्कि ईरान के खिलाफ एक फौजी कार्रवाई का हिस्सा बन जाएं। तो वहां पे पाकिस्तान और तुर्की जो है उन्होंने स्टैंड लिया और कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मुज़ाकरात के जरिए ये मसला हल करें। और उसके बाद फिर आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में 4 ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास हुआ था। पाकिस्तान होस्ट था, तुर्की और सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए खारजा आए थे। तो इसमें आप देखें कि ये जो 3 कंट्रीज हैं, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब, इन तीनों ममालिक के वज़राए खारजा का किरदार बहुत अहम था। लेकिन इस मीटिंग के बाद भी कोई रास्ता नहीं खोल रहा था, ईरान राजी नहीं हो रहा था। ट्रंप अपनी शराइत पे अड़े हुए थे, ईरान अपनी शराइत पे अड़ा हुआ था। और उसके बाद फिर एक ब्रेक थ्रू हुआ, जब जो टर्निंग पॉइंट आप पूछ रहे हैं वो था जब चाइना ने पाकिस्तान से राब्ता कायम किया और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उनसे कहा कि आप पहले ही काफी मसरूफ हैं, काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको इनवाइट करते हैं कि अब आप चाइना आए और हम दोनों मिलकर कोई ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर सकते हैं। और फिर इसहाक डार साहब जो इंजर्ड थे, इंजरी के बाद बड़ी तकलीफ में थे, वो गए, वो उन्होंने एक लंबी फ्लाइट ली, वो चाइना पहुंचे और फिर चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक 5 पॉइंट पीस फार्मूला दिया। वो जो 5 पॉइंट पीस फार्मूला था वो टर्निंग पॉइंट था जिसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, अमेरिकन मीडिया ने भी अप्रिशिएट किया, ईरान ने भी अप्रिशिएट किया। क्योंकि उसमें देखें, एक तो जो अमेरिका की अहम शर्त थी कि आबनाए हुर्मुज़ है उसको खोला जाए, वो भी शामिल थी। और जो ईरान की एक शर्त थी कि हमें मुस्तकिल अमल करना चाहिए, हमें आर्जी जंगबंदी नहीं चाहिए और यूएन चार्टर जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उस 5 पॉइंट पीस फार्मूले का जो 5वां था वो बड़ा अहम था कि यूएन चार्टर को इम्प्लीमेंट किया जाए। इस पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर उस पर पाकिस्तान जो है उस फार्मूले की अनाउंसमेंट के बाद पाकिस्तान जो है वो पीस एफर्ट का फेस बन गया। पाकिस्तान ने जाहिरी तौर पर कोशिश शुरू की और चाइना जो है इसने पीछे रह के कोशिश शुरू की। पाकिस्तान का जो असर और रसूख था वो डोनाल्ड ट्रंप तक था, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन तक था, और जो चाइना है उसने रोल प्ले किया ईरान को कन्विंस करने में। और फिर ये जो कोऑर्डिनेशन थी, इस कोऑर्डिनेशन के नतीजे में चाइना ने भी रोल प्ले किया, पाकिस्तान भी, और ईरान और अमेरिका दोनों राजी हो गए। तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर जो एक 5 पॉइंट पीस फार्मूला किया था, जो कि ये जो सीज फायर की अनाउंसमेंट है इसमें वो मुकम्मल तौर में हमें इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है, वो टर्निंग पॉइंट था। और इस सिलसिले में जो हेल्पिंग हैंड था पाकिस्तान का, जो सबसे बड़ा हेल्पिंग हैंड था वो चाइना था, लेकिन इसके अलावा तुर्की, इजिप्ट और सऊदी अरब का भी किरदार बड़ा अहम है। बिल्कुल जी, सबका किरदार अहम है, लेकिन पाकिस्तान सर फहरिस्त है। पाकिस्तान का आज नाम दुनिया की हेडलाइंस में मुस्बत अंदाज में लिया जा रहा है। मतलब हमने वो वक्त भी देखा है जब लिटरली पाकिस्तान का नाम किस पैराहे में वर्ल्ड मीडिया में आता था, लेकिन आज पाकिस्तान की सब बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को पीस मेकर कह रहे हैं, पाकिस्तान के इनिशिएटिव की सब तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इट ऑल्सो डिड नॉट कम आउट ऑफ नोवेयर। पिछले 2-3-4 हफ्तों से, एवर सिंस एक्चुअली द वॉर स्टार्टेड, तो पाकिस्तान की एफर्ट जो हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। आपका हामिद मीर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। आप थोड़ा सा आराम कर लें, यू नो, मैनी हैव बीन अवेक लाइक लिटरली हाफ द नाइट। नगमाना हाशमी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सफीर हैं, डिप्लोमेट हैं। नगमाना साहिबा, एक तो मुबारक हो पाकिस्तान को, और डेफिनेटली ये बड़ी ही अनथक कोशिशें हैं पाकिस्तान की, जो कि अब दुनिया देख रही है कि व्हाट वाज एक्चुअली गोइंग बिहाइंड द सीन्स एज वेल। हाउएवर, अभी हमने काफी लंबी डिस्कशन कर ली, लेकिन एक चीज जिस पे हमें थोड़ा सा एक धड़का रहता है, डर रहता है कि इजराइल कहाँ इधर स्टैंड करता है। बिकॉज इजराइल ने
जब भी कोई सीज फायर इन द रीसेंट पास्ट की है उसको ऑनर नहीं किया। वी अंडरस्टैंड कि इस वक्त फेस तो अमेरिका ही है, लेकिन सारी जो एक्शन था लेबनान का अगर आप देख लें, ईरान का देख लें, इजराइल इज अ मेजर पार्ट ऑफ इट, और उनका एक ग्रेटर इजराइल प्लान भी साथ साथ चल रहा था। आप उनका रोल पे जरा नजर डालें, एंड हाउ मस्ट दे बी अबाउट दिस पीस, दिस सीज फायर, और आगे दे आर अपसेट। वेल, हाउ फार आर दे गोइंग टू गो विद दिस? सबसे पहले तो आपको भी और सारी कौम को भी बहुत मुबारक हो कि हमने बहुत अच्छा एक रोल प्ले किया है मीडिएशन का, और ये बहुत हमारे लिए याद रखना ज़रूरी है कि ये जंग शुरू होने पे हमने नहीं किया, बल्कि उससे पहले भी आपको याद होगा जब जंग की बातें हो रही थी तो बहुत ही हेक्टिक डिप्लोमेसी, शटल डिप्लोमेसी हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी, उनके हमारे वजीर खारजा ने भी और फील्ड मार्शल ने भी की थी कि जंग शुरू ही ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जंग तो शुरू हो गई। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो देखिए, जंग तो जैसे कहा जा रहा है कि ये बेसिकली शुरू ही इजराइल के प्रेशर की वजह से अमेरिका ने की थी, और मिस कैलकुलेशन करके अब आपने देख लिया कि उसका क्या अंजाम हुआ है। जहां तक इजराइल का ताल्लुक है तो देखें, इस ब्रेक थ्रू ने जो रात हुआ है, अमेरिका को तो थोड़ा सा फेस सेविंग दे दिया है। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब तो एक खाली डब्बे की तरह हैं, वो तो खड़कते रहते हैं, वो नेचुरली इसको पेश करना चाहेंगे कि उनकी बड़ी विक्ट्री हो गई है और बिल्कुल उन्होंने ईरान को ख़त्म कर दिया है। लेकिन इजराइल जो है वो जाहिर सी बात है नाखुश है, और इसीलिए आप देखिए कि इसमें अभी लेबनान का जो जिक्र जंग बंदी में नहीं है, हालांकि पहले था। जब पहले पॉइंट्स चल रहे थे तो हर जगह जंग बंदी का था, लेकिन इस वक्त लेबनान में नहीं है। इस वक्त इजराइल को भी एक फेस सेविंग चाहिए। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप जो थोड़ी बहुत खबरें इजराइल से निकल रही हैं वो बहुत ही इस बात की तरफ इंडिकेशन करती हैं कि उनको बहुत नुकसान हुआ है। उनका मिलिटरीली भी नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नुकसान हुआ है, और वहां भी अमेरिका की तरह बहुत एक स्ट्रॉन्ग एंटी वॉर लॉबी सामने आई है, और नेतन्याहू साहब भी इस वक्त काफी प्रेशर में हैं। तो उनको भी अब चाहिए कि कोई फेस सेविंग वीक में से निकले तो वो यहाँ से प्रॉपर जंग बंदी की तरफ जाए। लेकिन नगमाना साहबा बड़ा जरूरी है, और ये जो जंग तो इनिशियली ध्यान से चलना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान से, हमने इट हैज बीन अ वेरी टाइट रोप जिस पे हम चले हैं, और हम रिजीम चेंज की बात कर रहे थे ना, अमेरिका ने शुरू की है जंग, इजराइल ने भी शुरू की। चेंज जो है अमेरिका और इजराइल में हो रही, हाँ, हो सकता है कि वहां हो जाए, हो सकता है कि वहां हो जाए। अब ये बताइएगा, जुमे को जाहिर है वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये दोनों ममालिक तो आएंगे ही सर्टनली। अभी हामिद मीर साहब कह रहे थे कि ऑब्जर्वर्स को भी आना चाहिए, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, और मोस्ट प्रोबब्ली आएंगे भी। और हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि जब अमेरिका के इत्तेहादी हमें इस जंग से अपने आप को दूर करते हुए नजर आए, मतलब नेटो देख लें, आप दीगर ममालिक देख लें, क्या लगता है आपको? पाकिस्तान की यूनिक पोजीशन तो है, लेकिन पाकिस्तान ने ये सोचा कि हाँ जी, अब आई वुड स्टेप अप and with everybody's help, and यहाँ तक हम पहुँच गए। नगमाना साहिबा, we are please hold your thought, हम आपसे जवाब लेंगे। हम ये खुशखबरी जो है ये हर किसी के लिए है, that is very important, और मजीद बेहतरी भी देखेंगे। Please continue with the message that Truth Social पे आया है, ये ताज़ा आया है, तो ये भी हम जरा पूरा कर लें। पूरा हमें करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बिल्कुल लेटेस्ट अभी मैसेज आया है। तो उन्होंने कहा जी बिग डे है फॉर वर्ल्ड पीस, और साथ उन्होंने ये भी कह दिया, ईरान को ही कह दिया कि दे हैव हैड इनफ, तो लिहाजा अब it's happening. The United States of America will be helping with the traffic build up in the Strait of Hormuz. ये भी उनका कहना है कि हम मदद करेंगे Hormuz को चलाने में। There will be lots of positive actions. Big money will be made. Money तो आपको पता है ना, has to be a part of everything. Okay, why not? और साथ ही उनका कहना है कि Iran can start the reconstruction process. We'll be loading up with supplies of all kinds and just हैंगिंग अराउंड, ये है उनकी लैंग्वेज, आप ट्रंप की जानते हैं, तो उन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स में हैंगिंग अराउंड लिखा है। इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट everything goes well, I feel confident that it will, just like we are experiencing in the US. This could be the golden age
of the Middle अच्छा, East. अब ये गोल्डन एज जो मिडिल ईस्ट है, इसमें रिलेशनशिप किस तरह रीडिफाइन होंगे अमेरिका और जीसीसी ममालिक के और बाकी खत्ते के ममालिक से, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन नगमाना साहिबा, जब अमेरिका इस जंग में अकेला लिटरली हमें नजर आ रहा था इजराइल के साथ, और उसके इत्तेहादी उसके साथ नहीं थे, और कोई भी लिटरली इसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। हैंड्स अप किया हुआ था दुनिया ने, हैंड्स अप किया हुआ था दुनिया ने। उस वक्त पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज, पाकिस्तान ने सोचा कि ये बीड़ा तो मैं उठा लेता हूं। आपको क्या लगता है? हमें अपना कॉन्फिडेंस पसंद है। To be honest, Pakistan was the only country that could have done it. And they did. So what point आपको लगता है, at what point आपको लगता है कि हमने सोचा होगा कि हाँ जी अब हमें ही कुछ करना होगा? देखिए, आई टोटली एग्री विद हुमा कि अगर आप गौर से देखें तो पिछले साल मई के बाद से जो पाकिस्तान की पोजीशन है, और उसके बाद अगर आप सिर्फ ईरान की बात कर लें तो ईरान पे जो अटैक हुए थे जुलाई में, उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था, और ईरान का कंप्लीट कॉन्फिडेंस जो है अब पाकिस्तान के ऊपर है। तो अगर आप इस गुफ्तगू को सिर्फ ईरान के और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट के तनाजुल में देखें तो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में आप देख लें ना, और रीजन में तो खास तौर पे कौन सा ऐसा मुल्क है जो पॉलिटिकली, मिलिटरली और डिप्लोमेटिकली आफ्टर लास्ट में इतना स्ट्रॉन्ग बन के इमर्ज हुआ है। True. इंडिया को तो आप साइड पे रख दें, उन्होंने तो खुद ही अपना जो है वो सत्यानाश इस वक्त किया हुआ है, और वो खुद उस पे किसी को ट्रस्ट नहीं है। आप चाइना को ले लें, अमेरिका को ले लें, रूस को ले लें, सिवाय दो के बाकी गल्फ स्टेट्स को आप ले लें, मिडिल ईस्ट को ले लें, ईरान को ले लें। तो जो लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस वक्त, उनको सिर्फ पाकिस्तान नजर आ रहा है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मुस्लिम मुल्क जो बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, और जिसकी इस वक्त पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपको सिर्फ एक सेंसिबल प्लेयर इस वक्त जो सबको इकट्ठा कर सकता है वो पाकिस्तान नजर आ रहा है। आई थिंक वी हैव प्लेड आवर कार्ड्स वेरी वेल एंड आवर फ्रेंड्स हैव कोऑपरेटेड विद अस, बिकॉज इस जंग में, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, कि अमेरिका तन्हा नजर आ रहा है। इसमें ज्यादातर दुनिया जो है, मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, वो इस जंग के खिलाफ है, और बेसिकली ईरान के साथ आपको खड़ी हुई नजर आती है। और जो खित्ते के ममालिक हैं, खास तौर पे जो आपकी मिडिल पावर्स है, जिसमें टर्की है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, ईरान इटसेल्फ एंड पाकिस्तान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन के सामने आए हैं। बेशक ऐसा ही है, इस वक्त इसमें कॉन्फिडेंस है। अच्छा नगमाना साहिबा, जी नगमाना साहिबा, जुमला खत्म करने वाली थी आफिका के, जहां तक आपने कहा कि जी बाकी जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको भी आना चाहिए, तो उसमें सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जब इस तरह के बहुत ज्यादा कंटेंशियस इश्यूज होते हैं और आप उनके रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो आप देख लें वो 6.1 टॉक्स हो, वो JCPOA के हों, वो और बहुत सारे टॉक्स हों, तो उनमें जो मेजर पावर्स और मिडिल पावर्स जो उसमें असिस्ट कर रही होती हैं, जिनके स्टेक्स भी होते हैं, वो जरूर एज ऑब्जर्वर्स शामिल होते हैं, और वो इन मीडिएशन से दे डोंट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम द मीडिएशन, बल्कि वो इस प्रोसेस को स्ट्रेंथन करते हैं, बिकॉज देन दे आर विद देम, ताकि दुनिया में जब ये होपफुली मुआहदा सामने हो और ये इस्लामाबाद अकॉर्ड्स हो, तो देन यू कैन से कि द ऑब्जर्वर्स व्हिच इज द रेस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वाज आल्सो देयर। There is strength in numbers. नगमाना साहब, definitely there is strength in numbers, और तन्हा भी अगर कोई मीडिएट करने की कोशिश कर रहा हो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। You have to be united by, तो पूरी दुनिया at stake थी, मतलब इतना बड़ा वर्ल्ड क्राइसिस एनर्जी का आया हुआ था। सारे इन्वेस्टेड थे इसमें कि ये इसमें कुछ बंद करना पड़ेगा, कोई जंगबंदी होनी पड़ेगी, एंड हेंस आई थिंक ये बात आगे बढ़ी है। नगमाना साहब, वी आर गोइंग टू इनवाइट यू टू लेट्स टॉक अबाउट दिस लेटेस्ट मैसेज फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प, जिनमें जो उन्होंने एक लाइन लिखी है, एंड वील इनवाइट यू टू प्लीज शेयर योर थॉट्स, जिसमें वो कह रहे हैं that the US of A will be helping with the traffic build up in the Strait of Hormuz.
वेग सी बात है, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प विद दैट? मतलब वो एक कंटेंशन बन गया था विच इज वेरी आयरॉनिक कंसिडरिंग कि जंग से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल सही काम कर रही थी, खुली हुई थी, कोई मसला नहीं था। जंग के बाद और जंग के दौरान उसको ऑब्वियसली वो एक कंटेंशन बन गई और उसको बंद किया और ये सब कुछ हुआ, तो ये तो किया कराया तो अमेरिका का इटसेल्फ था, जिसको अब आप मैनेज करने को आ गए हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग पॉइंट इन द अकॉर्ड्स, इन द टॉक्स जो कि परसों इस्लामाबाद में होंगी। देखिए, जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ताल्लुक है तो आपको याद होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एज फार एज ईरान इज कंसर्न, वो उसको अपने टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं। ये इट्स अ बिग डिबेट जो चल रही है। और इस वक्त जो ईरान की तरफ से भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे, लेकिन तमाम टेक्निकल चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। विच मीन्स कि देखिए, कंट्रोल तो अभी भी ईरान का ही है और उन्होंने वो टोल वोल भी का सिस्टम भी लगा दिया है, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ द नेगोशिएशंस। इसमें अमेरिका का तो बिल्कुल कोई किसी किस्म का रोल नहीं लगता, सिवाय इसके कि वो धमकियां बंद करें और जो वो कहते हैं कि जी हम बाय फोर्स इसको बंद कर देंगे, और ये सारी रेटोरिक वो अपनी कम करें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा और उसका जो कंट्रोल होगा वो ईरान के पास होगा, और जब तक ये नहीं होगा आई थिंक ये मामला शायद आगे बढ़ ना सके। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब समझते हैं कि ये पीस अकॉर्ड के बाद वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो मेरी नाकिस राय के मुताबिक तो ये होता नजर नहीं आ रहा। हैविंग सेड दैट, मैं एक और चीज पे भी कमेंट करना चाहूंगी। जब आप डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट पढ़ रही थी तो उन्होंने कहा कि जी ईरान हैज हैड इनफ जी, बट उन्होंने साथ एक और जुमला कहा था, एंड सो हैज एवरीबडी एल्स इंक्लूडिंग देम, which I think is an indication कि शायद उनको भी ये रियलाइजेशन हो, कि शायद उनकी भी बात हो गई थी। बहुत शुक्रिया नबाना साहबा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग एंड कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान। हम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से रब्ता कर रहे हैं, पाक चाइना इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं, उनकी गहरी नजर है सफारती मामलात पे, ये पाकिस्तान की ऑफ कोर्स दुनिया के लिए तो बहुत अच्छी अच्छा हमारा इतनी तेजी आई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कि कूल डाउन पीरियड देना पड़ता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1 घंटे के लिए होल्ड कर दी गई है। यू नो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर बराह रास्त मुस्बत असरात नजर आ रहे हैं फ्रॉम अ पीस विच केम आउट फ्रॉम पाकिस्तान, जिसकी दुनिया मुंतजिर थी और दुनिया की लिटरली दुनिया की भी बस हो गई थी। जिस तरह के एनर्जी क्राइसिस पर्टिकुलरली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देखा जा रहा था, और नजर भी नहीं आ रहा था ना कि हाउ फार इट इज गोइंग टू गो। ये डायरेक्शन तो बिल्कुल नीचे की तरफ ही जा रही थी, तो उसका एक हॉल्ट होना और पाकिस्तान का इतना बड़ा उसमें रोल होना, दिस इज बाय फार द बिगेस्ट डिप्लोमेटिक विन फॉर पाकिस्तान इन अ लॉन्ग टाइम। मतलब इट कैन बी सेड, वैसे वर्ल्ड कप से कम तो नहीं है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, और हेंस ऑब्वियसली वी वांट टू अंडरस्टैंड मोर ऑफ इट। ऑफ कोर्स अ लॉट हैज टू बी डन स्टिल, क्योंकि परसों जो इस्लामाबाद में टॉक्स होंगी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एज मच पॉजिटिविटी एज वी कैन गेट आउट ऑफ इट, थिंग्स कैन गो एनीवेयर। क्योंकि प्लेयर्स देखें ना बीच में कौन है, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हमें पास्ट एक हिस्ट्री और उनके स्टेटमेंट्स बताते हैं कि कभी कभार वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। सो एनीथिंग कैन हैपन, बट वी आर ऑन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन। मुशाहिद साहब ने अगर हमें ज्वाइन कर लिया है तो हम उनसे बातचीत शुरू करेंगे इन जस्ट अ बिट। यू वर टॉकिंग अबाउट द स्टॉक एक्सचेंज, तो लिहाजा वो स्टॉक एक्सचेंज में 1 घंटे के लिए रोक दी गई है ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट को मुअत्तल कर दी गई है। कूलिंग डाउन पीरियड दिया जाता है जब एकदम इतनी तेजी देखी जाती है। गिव ऑल ऑफ अस अ बिट ऑफ अ कूलिंग पीरियड, सो लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिविटी। साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिद साहब, हम आपसे बात करते ही रहे हैं इस मौजू पर महीनों से, लेकिन इट्स अनदर डे, इट्स अनदर फीलिंग। हमें जाहिर है बहुत फख्र है, पूरी कौम को बहुत फख्र है, वी फाइनली डिड इट। हम पहले तो आपके तासुरात ही जान लें, एंड हाउ डू यू थिंक वी मैनेज्ड टू पुल इट ऑफ? A very very good morning from Islamabad. Indeed. सुकून के सुबह है माशाल्लाह। हुमा साहब और अब्दुल्ला साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम, आपके व्यूअर्स को भी मुबारक माशाल्लाह। पाकिस्तान ने एक बहुत अजीम सफारतकारी की है और एक मरकज और महवर बन गया है बैनुल अक़वामी सफारतकारी का, और एक अमन का पुल है तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान की इतनी बड़ी जंग जो खतरा था
जैसे आपने कहा स्लीपलेस नाइट्स, बाय द वे आई हैड अ गुड स्लीप लास्ट नाइट बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ ना कुछ मुस्बत बात होगी। तो अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, पाकिस्तान की काविशें कामयाब हुई और एक रास्ता निकल आया है कि अमन की तरफ हम जाएं, और जिसमें अमेरिका भी और ईरान भी ऑन बोर्ड है और बाकी चीन भी और हमारे साथी ऑन बोर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। और 50 साल के बाद जब हमने पुल का किरदार अदा किया था, डॉक्टर किसिंजर इस्लामाबाद से गए थे बीजिंग 1971 में, हम पुल थे वॉशिंगटन और बीजिंग के दरमियान, अब हम पुल हैं वॉशिंगटन और तेहरान के दरमियान। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, we did a great job. Absolutely, and what a great opportunity, just to be at the leading front of this whole effort. As much as we would love to dwell on it, आगे चलते हैं, जरा ये बताएं कि परसों हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? Who all are we expecting in Islamabad? And obviously, एक ceasefire तो ceasefire होती है. We want permanency in this. Do you see that happening? Obviously, the groundwork is all laid out. क्या आप foresee कर रहे हैं, मुशाहिद साहब? देखें ना, हम देखें कि अभी जो बयानात आए हैं दोनों तरफ से, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जो ईरान का 10 पॉइंट प्लान है वो एक वर्केबल बेसिस है कॉम्प्रोमाइज के लिए। उन्होंने खुद उसको कहा। ईरान ने भी कहा है कि हमने जो चीजें दी हैं सीज फायर के लिए, तो एक बुनियाद बन गई है। नंबर 1 उनका एतमाद है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान एज द मीडिएटर, एज द इंटरलॉक्यूटर, एज द होस्ट, नंबर 1। नंबर 2 जो एक बुनियाद है एग्रीमेंट की, वो है कि ईरान कहता है हम बॉम्ब नहीं बना रहे, ट्रंप कहता है ईरान बॉम्ब ना बनाए, वो भी एक एग्रीमेंट का चीज है। तीसरा ये कहता है कि बाहमी ताउन के जरिए सीज फायर हो और कोई हमले ना हो। तो दोनों साइड एग्री कर गए हैं, उसमें इजराइल भी बाय द वे शामिल है। तो मैं समझता हूं कि एक, और खुद ट्रंप ने कहा है कि कई पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन जो इख्तलाफात के रिव्यूज थे वो सेटल हो चुके हैं। तो 2 हफ्ते का अच्छा उन्होंने दिया टाइम फ्रेम ताकि ये लमकाया ना जाए। सीज द मोमेंट, सीज द आवर। तो मेरे ख्याल में दोनों नेक नियति से आ रहे हैं। ट्रंप को भी जरूरत थी इस चीज की, ईरान को भी जरूरत थी। ईरान तबाही से बच गया, ट्रंप को एक फेस सेविंग एग्जिट मिल गया, और उनके अपने मुल्क के अंदर भी था कि आप दलदल में फंस रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का क्या होगा? मतलब वहाँ बेंजामिन नेतन्याहू का क्या होगा? हम देखा कि शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट में भी लेबनान का जिक्र था। फिर हमने कितनी खूबसूरती से अपनी डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए अमेरिका एंड इट्स एलाइज लिख के बताया कि एवरीबडी हैज एग्रीड। सो जहां ईरान के रिजीम चेंज से मामला शुरू हुआ था, आपको लगता है कि अब इजराइल में शायद रिजीम चेंज होगा? और सर ये भी जरूर इस पे जरा ड्वेल करें, क्योंकि इजराइल और नेतन्याहू, चले नेतन्याहू नॉट इजराइल, उन पे ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है। देखिए, नेतन्याहू इज द गैंगस्टर ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड ही इज द मास्टरमाइंड ऑफ दिस वॉर। और आज आपने स्टोरी भी देखी होगी, न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी आ गई है कि किस तरह नेतन्याहू ने ब्रीफिंग दी। 11 फरवरी को, 28 फरवरी को हमला होता है, उसके साथ मोसाद का चीफ था बर्निया। उन्होंने कहा जनाब फिक्र ना करें, जैसे पंजाबी में कहते हैं चिड़ी नहीं फड़केगी, हम हमला करेंगे, उनकी क़यादत खत्म हो जाएगी, अवाम सड़कों में आ जाएंगे, रजीम चेंज हो जाएगा और आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और ट्रंप के हालांकि अपनी टीम ने, उनके फौजी भी और सियासी मशीर ने कहा ये मुमकिन नहीं, इजरायली हमें मिसलीड कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप मेरे ख्याल में, जैसे मैंने आपका प्रोग्राम में भी अर्ज किया था, कि वो फंस गया शायद एप्स्टीन फाइल्स की वजह से या ब्लैकमेलिंग, और नेतन्याहू ने जो ख्वाब दिलवाए थे, तो इट वाज नेतन्याहूज वॉर, ही वाज ड्राइविंग इट। एंड आई कैन टेल यू, आपने ठीक कहा हुमा साहिबा, ही विल बी द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ द वॉर। रजीम चेंज ईरान में तो नहीं हो रहा, वहां बाकी जगह हो जाएगा, उनके हाथ होना चाहिए भी, क्योंकि ही इज अ वॉर क्रिमिनल। अच्छा मुशाहिद साहब प्लीज़ हमारे साथ ही रहिए, हमने अभी आपसे और भी बात करनी है किस तरह आप रिलेशनशिप चेंज होते होते देख रहे हैं या चेंज होते हुए भी देख रहे हैं बिटवीन जीसीसी एंड द यू एंड देन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की भी हम बात करेंगे, जिस पे पहले आप उन चंद लोगों में से थे जो इनिशियली इसकी निशानदेही करते थे कि this will become the bone of contention here, that will play a major role and that happened। हमारी खुशी और एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि हमें इश्तिहार वाली ब्रेक जो है ना बहुत तवील लग रही थी, क्योंकि हमारे साथ हम और हमारे मेहमान भी आपसे मुलाकात का इंतजार कर रहे थे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मतलब हम दुनिया के इस वक्त रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, दुनिया के इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स, एनालिस्ट्स पाकिस्तान के झंडे लगा रहे हैं। आज ट्विटर पे बड़ा मजा आ रहा है भाई, आज हमें पढ़ के बड़ा मजा आ रहा है। मतलब वहाँ आई नॉट टेक द नेम्स, लेकिन कुछ इंडियंस का ये भी कहना है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि आज हम इस किस्म की ट्वीट करेंगे जिसमें हम कह रहे हैं कि थैंक यू पाकिस्तान फॉर ब्रोकरिंग वर्ल्ड पीस। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मुशाहिद साहब वेलकम बैक। also we would like to mention here, हम ज़ाहिर है इस सारी सूरत हाल का जायज़ा ले ही रहे हैं
कि जिस तरह सऊदी अरेबिया ने भी और MBS ने भी रिस्ट्रेंट दिखाया और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमला हुआ लेटेस्ट, जिस पर पाकिस्तान ने उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की, वो भी बड़ा काबिल सताइश है, क्योंकि एक भी जवाबी कार्रवाई बिल्कुल इस सूरत हाल को आउट ऑफ हैंड कर सकती है। मुशाहिद साहब, व्हाट वुड यू से टू दैट? ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, क्योंकि पाकिस्तान अगर रोल अदा कर रहा है ऑनेस्ट ब्रोकर का, जिस पर ईरान का भी एतमाद है, सऊदी अरेबिया का भी एतमाद है और अमेरिका का भी बैक वक्त एतमाद है, उसकी अक्कासी दो चीजों से होती है। मैं आपको बताता हूँ, आपने जो सवाल किया, कल जब सऊदी अरेबिया के अल जुबैल पर हमला हुआ तो हमने उसकी बड़ी शदीद मजम्मत की, क्योंकि हमारा एक असूली मौकफ है कि आप जारियत जहां से भी आए, जिसके खिलाफ भी आए, वो असूली तौर पर गलत है। ईरान पर अगर अमेरिका इजराइल करता है वो गलत है, अगर ईरान करता है खलीजी ममालिक पर वो भी गलत है। साथ साथ जो कल UN सिक्योरिटी काउंसिल में डिबेट हो रही थी, उसमें रेजोल्यूशन आया जिसमें सिर्फ एक तरफा ईरान की मजम्मत थी और उसमें अमेरिका और इजराइल की मजम्मत नहीं थी। हमने क्या किया? वी एब्सटेन्ड ऑन द रेजोल्यूशन। दैट्स राइट। चाइना रशिया ने वीटो किया, हमने एक असूली मौक़िफ़ लिया कि जनाब ये बात गलत है कि आपने एक तरफा वन साइडेड है, तो हम एब्सटेन करेंगे। तो उससे भी एक एतमाद गया ईरान को कि देखें, जहां आप गलती करते हैं हम आपको मजम्मत करते हैं, जहां आप सही हैं हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये एक बड़ा ट्रिकी बैलेंस था, हमने मेंटेन किया और इसीलिए हमारी क्रेडिबिलिटी इंटैक्ट है कि हमारी कम्युनिकेशन चैनल हो या हमारे पर एतमाद हो या हमारा एहतराम और मुकाम का रिश्ता जो है तेहरान, रियाद, वाशिंगटन, बीजिंग में बैक वक्त कायम है और इसीलिए उस एतमाद की बुनियाद पर ये आगे बात बढ़ रही है। अच्छा मुशाहिद साहब, प्लीज एक्सप्लेन टू अस ब्रीफली, बिफोर द वॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो था वो किस तरह काम करता था? क्योंकि इस वक्त जो ट्वीट ट्रंप की आई है उसमें उनका कहना कि वी विल बी हेल्पिंग विद द ट्रैफिक बिल्डअप इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, व्हाट डज ही मीन? जो जहाज रुके हुए हैं। नहीं, बट व्हाट, हाउ इज ही गोइंग टू हेल्प? एंड वुड ईरान लेट हिम हेल्प थ्रू दिस प्रोसेस? देखिए, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नाउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज एन इंटरनेशनल वाटरवे और इंटरनेशनल वाटरवे का मतलब है उसमें आमदोरफ्त होती है टैंकर्स की और कोई 100-150 शिप्स रोज आने जाते होते हैं और उसमें खुली नेविगेशन थी जी। अब जब 27 फरवरी तक ये ऐसे चल रहा था, 28 फरवरी को जब उन्होंने हमला किया अमेरिका ने बिला जवाज और गैर कानूनी ईरान पर, इजराइल ने भी, तो उसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं किया, they didn't close it, they controlled it। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि आमदोरफ्त जारी रहे और उसमें अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तानी झंडा अमन का और फ्री पैसेजवे का झंडा बन गया कि जो पाकिस्तानी शिप्स पास करें। ईरान ने ये किया कि चूंकि हमारे पास कंट्रोल आ गया है, आप टोल टैक्स दें, टोल देना होता है, आप टोल दें हमें युआन में, नॉट इन डॉलर्स। और उन्होंने चाइनीज करेंसी को इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा हम फैसला करेंगे कौन जाएगा कौन आएगा और उसकी तो उसका कंट्रोल उन्होंने रखा, बंद नहीं किया। वो बंद होता तो फिर और संगीन हालात होते, क्योंकि 30% ऑफ द ऑयल एंड गैस कम्स फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अब ये स्टेटस को यह है कि ईरान का कंट्रोल है उस पर और वो कंट्रोल और लेकिन पैसेजवे खुला है, वो अलाउ करता है सब्जेक्ट टू NOC फ्रॉम द इस्लामिक रेवोल्यूशन। अब ये कैसे हजम होगा बाकी ममालिक को भी? एक लेवरेज है जो ईरान ने इस्तेमाल भी किया और खुलकर इस्तेमाल किया और उसी की वजह से शायद कहते हैं ना कि दुनिया भी इस तरफ मुतवज्जे हुई और एक एनर्जी क्राइसिस की सूरत बन गई। ये लेवरेज तो ईरान के पास है और रहेगा। How would the world react and the US would react कि ईरान दोबारा इस लेवरेज को इस अंदाज में इस्तेमाल ना कर सके? In a sense, in talks में जो परसों होंगी, ईरान will still have its control and this leverage intact? Yes, absolutely. वो कंट्रोल कायम और दायम है, क्योंकि 2 हफ्ते का जो पीरियड है, we can call it आप informally cooling off period भी है, क्योंकि इतनी सख्त शदीद जंग हुई है, इतनी तबाही हुई है, लोगों को गम और गुस्सा भी है और सारा कुछ है, तो वी नीड दैट 2 वीक्स टू कूल ऑफ और डिस्कस थिंग्स। जो मेरे ख्याल में एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि ईरान की भी पोजीशन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, वो तैयार है डील के लिए, वो लचक भी मुजाहरा करते हैं, लेकिन जहां डट जाते हैं वो डट जाते हैं। देखिए ना, अमेरिका का लेवरेज था मिलिट्री पावर, बॉम्बिंग, उन्होंने वो की, टिका के की, खुल के की, उसका रिजल्ट हुआ ईरान खड़ा हो गया। और ईरान के पास इकोनॉमिक लेवरेज था, उनके पास मिलिट्री लेवरेज था। तो जो लेवरेज एक कमजोर ताकत के पास होता है वो इस्तेमाल करते हैं
और उसके जवाब भी देते हैं। और उन्होंने मेरे ख्याल में ये 1973 वॉर में भी मुझे याद है किंग फैसल शहीद ने ऑयल एम्बार्गो किया था वेस्टर्न ममालिक पर जिन्होंने इजराइल की सपोर्ट की थी। उनके पास लेवरेज था तेल का और तेल को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इस दफा सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, वार्निंग भी दे दी कि अगर आइंदा ये जंग खत्म नहीं होती तो फिर बाबल मंदब भी बंद हो जाएगा जो सुएज कनाल को लिंक करता है इंडियन ओशन। दैट्स राइट। मुजाहिद साहब, फाइनली लेबनान का फ्यूचर बता दें। मतलब स्टार्ट तो ईरान से बात हुई थी, अमेरिका और इजराइल की तरफ से, इजराइल लेबनान की तरफ भी चला गया, परहैप्स दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ देयर प्लान, बट ऑल टॉक्स आर कंसर्निंग ईरान, या फिर लेबनान को भी बीच में डाला जाएगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। मुझे बड़ा दुख होता है कि लेबनान छोटा मुल्क है, 14% लेबनान की टेरिटरी इजराइल ने काबू कर ली है, 20% लेबनानी इस बेघर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। ईरान ने ये स्टिकिंग पॉइंट दिया था कि इट्स नॉट अबाउट ईरान अलोन, इट्स आल्सो लेबनान। जो बात अमेरिका ने तस्लीम की है, पाकिस्तान ने उसका जिक्र भी किया है प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट ने, और जो 10 पॉइंट्स हैं उसमें लेबनान शामिल है। मैं समझता हूँ जो जामे अमन की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पीस, लेबनान उसका पार्ट एंड पार्सल होगा। अच्छा, do you see relationship between the US? past as well, जब जो वो जगह ले लेता है इजराइल तो वापस नहीं देता। मुश्किल है, होपफुली उस पर भी कोई बात हो। नहीं, लेबनान से पहले भी भाग चुके हैं 2 दफा, अच्छा। पता है 2000 में भी, और वो हिजबुल्लाह ने भगा दिया था उनको, तो ऐसा भी नहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। वी शुड ऑल होप फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद साहब, दैट इज ऑल द टाइम। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। अच्छा, मुजाहिद साहब हैं हमारे साथ? I thought that he wanted to say something. In any case, thank you, sir. Thank you very much for being here with us. So all the points are covered, और इंशाल्लाह हम परसों पे बात आ गई है इस्लामाबाद में। अब कौन आएगा कौन नहीं आएगा, that remains to be seen. Observers होंगे, कुछ लिस्ट जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी हमें दी कि they will obviously इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, there are so many, अब इनको गारंटर्स तो नहीं कहेंगे लेकिन ऑब्जर्वर्स जरूर कहेंगे, because they were all there in the part of the process. सारे प्रोसेस पे एतमाद बढ़ता है, दुनिया देख रही होती है, जैसे हम आम जबान में कहते हैं ना, गवाह हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। गवाह हो जाते हैं, और जब गवाह होते हैं तो जाहिर है फिर गवाही भी देते हैं कि भाई हाँ, हमारे सामने बात हुई थी और ये बात इस तरह से हुई। ये बात सोचने वाली है कि ईरान और ईरानी कौम, मतलब जो उनके साथ हुआ है पिछले 35 दिनों में, मतलब दे हैव बीन बैटर्ड विदाउट एनी प्रोवोकेशन। उन्होंने प्रोवोक नहीं किया था और उनके ऊपर ये मुसल्लत हुआ, मतलब उनके लोग मरे, शहीद हुए, बच्चे, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, ब्रिजेस, यू नेम इट, एवरीथिंग वाज हिट, और फिर भी वो स्टेडफास्ट रहे हैं। ये कमाल की रेजिलियंस है उनकी कि हमने कुछ गलत नहीं किया, वी आर गोइंग टू स्टे हियर, हम हमेशा से इधर थे और हम हमेशा से इधर रहेंगे। किसी का भी कोई ख्वाब हो सकता है कि आप हमें सफाई हस्ती से मिटा दें, that is not going to happen. वैसे भी अगर कोई ये समझता है कि सिविलाइजेशंस को बम गिरा के सफाई हस्ती से मिटाया जा सकता है तो ये तो नहीं हो सकता। दुनिया की तारीख इस बात की नफी करती है कि सिविलाइजेशंस को, तहजीबों को बमों से नहीं गिराया जा सकता। हाँ, लोगों को मारा ज़रूर जा सकता है, लेकिन आप कोई तहजीब नहीं ख़त्म कर देते। और एजाज सैयद हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, और एजाज चौधरी हैं हमारे साथ, साबिक सेक्रेटरी खारजा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हम जरा इस्लामाबाद का अहवाल जान लें। हम भी रात भर यहाँ कराची में जागते रहे, मैसेजेस चेक करते रहे, एक्स को रिफ्रेश करते रहे। एजाज सैयद, जाहिर है हम सबसे पहले तो मुबारकबाद ही दे रहे हैं पूरी कौम को, आपको भी। यू हैव बीन कवरिंग दिस, यू नो, दिस टीडियस टॉक सारा रिलेंटलेसली। सो आप बताइए, हु आर वी एक्सपेक्टिंग ऑन फ्राइडे? और जहां रात में एक उम्मीद बनती थी वहां कहीं उम्मीद टूटती भी थी, ये सारा कुछ होता रहा। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। मैं अगर कल से क्विकली रैप अप करूं तो एजाज चौधरी साहब भी हैं, तो वो इसके ऊपर पूरा तबसरा करेंगे। ज़रा सफारतकारी में एक उम्र गुजारी, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज दोनों एजाज इकट्ठे, ये हमारा एजाज है कि आप दोनों हमारे साथ हैं। जी हाँ। तो एजाज चौधरी साहब जो कि बड़े सीनियर हैं, और इनकी 2 किताबें मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जरूर पढ़ें जो फॉरेन पॉलिसी को समझना चाहते हैं। एक फुटप्रिंट्स ऑफ डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स, और दूसरी पाकिस्तान इंडिया के ऊपर लिखी है, और डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स तो बहुत अच्छी किताब लिखी है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखिए कल सुबह 2 वाकयात हुए। एक कल सुबह 5 बजे वाकया हुआ जब सऊदी अरेबिया के ऊपर ईरान ने अटैक किया। उससे पहले, थोड़ी देर पहले, इसराइल ईरान के ऊपर अटैक कर चुका था। तो
बड़ी सख्त मायूसी थी यहाँ पर इस्लामाबाद में। मैं फॉरेन ऑफिस ज़ाहिर है कवर कर रहा हूँ और बाकी जो पार कॉरिडोर्स हैं, बड़ी सख्त मायूसी थी यहाँ पे। लेकिन सुबह हमने देखा, कल देखा कि एक रे ऑफ होप जो है वो हमें नजर आई जब ईरान के जो सफीर हैं रजा मीर मुकद्दम, उन्होंने एक ट्वीट किया। ये मैं पब्लिक के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जो चीजें पब्लिक लोग बड़े सख्त मायूस थे। फॉरेन ऑफिस तो बड़ा एक्टिव था और जो पार कॉरिडोर्स हैं वो तो बड़े एक्टिव थे। जो पब्लिकली जिस बंदे ने कहा कि कुछ देर में होप है और कुछ बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, वो रजा मीरी मुकद्दम है। और फिर हम जब फॉरेन ऑफिस से और बाकी लोगों से रब्ता कर रहे थे तो उन्होंने मायूसी का इजहार तो जरूर किया कि ईरान की तरफ से अटैक हुआ है, लेकिन वो ये कह रहे थे कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखें कि क्या होता है। ये बड़ा गलत हो गया है। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक कंडेमनेशन का स्टेटमेंट दिया और उससे पहले पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मोहम्मद बिन सुलेमान से बात होती है। और मुझे जहां तक पता है, मैं बड़े जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि मोहम्मद बिन सुलेमान की यहाँ पर और भी कॉल्स हुई हैं। आई होप कि सारे समझ रहे हैं मैं जो हर बात कर रहा हूं। सतह पे हमने कंडेम किया इस हमले को। जी, और भी यहाँ पर बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने बात की है और भी कुछ बात हुई है और भी किसी से। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि फिर कोर कमांडर्स लेवल के ऊपर भी मीटिंग आई कि कोर कमांडर्स मीटिंग आई, जिसका जो इस बात का इजहार था कि पाकिस्तान ने जो पैक्ट किया हुआ है वो उसके साथ भी चल रहा है, लेकिन डिप्लोमेसी भी हम कर रहे थे। और फिर हमने देखा कि रात को बड़ी सख्त एक्टिविटी थी, बहुत ज्यादा एक्टिविटी थी। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी जगह पे बिजी थे, हमारे जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, नायब वजीर आजम है, वो अपनी जगह पे बिजी थे, और ज़ाहिर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो भी टेलीफोन के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव थे, ईरान के साथ भी, अमेरिका के साथ भी। और फिर जो सबसे बड़ा जो बड़ी खबर है वो अमेरिकी सदर की ट्वीट के जरिए आई। पहले तो ईरानियों ने भी कहा कि कुछ होपफुल है और ईरान की तरफ से भी आई, लेकिन फिर अमेरिकी सदर ने जब वो ट्वीट किया जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का भी और फील्ड मार्शल का भी नाम लिया, और जाहिर है ये पाकिस्तान के लिए एक इज्जत की बात है। तो इस तरीके से बड़ा मुश्किल है। और इस वक्त देखिए पाकिस्तान एक ऐसा दिलचस्प मुल्क है जहां जिसने जो IMF के कर्जे की मैप पीता है, जब ईरान के ऊपर अटैक होता है तो उसकी मजम्मत भी करता है, जब सऊदी अरब के ऊपर अटैक होता है तो उसकी मजम्मत भी करता है। यानी कि आप सफारतकारी का जो ये लेवल है वो हमने कभी देखा नहीं था। हम तनकीद किया करते थे। ये पाकिस्तान की तारीख और डिप्लोमेसी के तालिब इल्मों के लिए एक क्रैश कोर्स है जो पाकिस्तान ने अचीव किया है। एजाज चौधरी साहब, आपको भी बीच में कॉन्वर्सेशन में लाएं, बिकॉज बाय ऑल फ्रंट्स ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की इन मैनी इयर्स अगर देखा जाए, एंड वी वर होपिंग दैट वी वुड गेट देयर, और नेचुरली नॉट के जी ये क्रेडिट हमें मिले, लेकिन हम तो अमन के लिए कर रहे हैं। व्हाट वुड यू से टू दैट? यही कहूँगा जी जो आप अभी कह रही हैं कि हमारा तो मकसद भी यही था और शुरू से था। मुझे याद है कि बहुत सारे टॉक शोज़ में तासुर ये दिया जाता था कि पाकिस्तान तो अब फंस गया है, हमारा तो एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, हम तो जंग में आएंगे। कुछ लोग ये तबसरा करते थे कि पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट, और मैं बहुत उनसे झगड़ता था इस बात पर कि आप पाकिस्तान जो अमन के लिए काम करना चाहता है आप उसकी तायीद कीजिए। आप क्यों पाकिस्तान को जंग में धकेलना चाहते हैं और क्यों अपने आप को विक्टिम समझते हैं? इतने कमजोर हो गए हैं। अभी जो साल भी नहीं गुजरा कि हमने इतने बड़े मुल्क को का मुकाबला किया था, आपने देखा था। तो एक दो चीज़ें तो इस जंग से साबित हो गई हैं मेरे ख्याल में। पहली तो ये साबित हुई है कि जी मुज़ाकरात ही रास्ता होते हैं अमन हासिल करने का। बहरहाल आपको उसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। और जो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की जो पॉलिसी है कि 10 साल से उन्होंने डिस्कनेक्ट किया हुआ है, जिस पे अब उनके अपने मुल्क में बहुत तनकीद हो रही है, वो बड़ी गलत पॉलिसी है, वो ठीक नहीं है। मुज़ाकरात के लिए दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए, और पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में इसमें जो किरदार अदा किया वो ये बात साबित करता है। दूसरा ये एक साबित हुआ है कि अगर किसी मुल्क के पास कम भी कुव्वत हो
लेकिन ये कुव्वत इरादी हो तो अपने से कई गुना बड़े मुल्क को अभी मुकाबला कर सकता है। वो ईरान ने ये साबित किया है। तो ये भी एक अच्छा सबक है उन मुल्कों के लिए जो किसी वजह से पिछड़े हुए हैं। और एक और सबक जो है वो खलीजी रियासतों के हवाले से है कि अगर आपके यहाँ कितनी भी तरक्की हो जाए, बड़ी लश-पश नजर आए, आपकी बिल्डिंग्स चमक रही हों, लेकिन अगर आपके पास दिफा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आप दूसरों के मरहूने मिन्नत हैं। वो जो सिक्योरिटी है ना, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन दैट पिरामिड, इट इज द बेसिस ऑफ दैट पिरामिड। उसके बाद सारी चीजें आती हैं। टेकिंग द लीड फ्रॉम दैट इजाज चौधरी साहब, अब अगर हम थोड़ा सा स्पेकुलेट करें कि आगे क्या होना है, ये खलीजी ममालिक की रिलेशनशिप विज़ावी ईरान तो एक चीज है, लेकिन विज़ावी यूएस क्या होगी? बिकॉज जो दिफा का वादा किया गया, मतलब बढ़िया उनका नॉट जस्ट इमेज तो डेंट पड़ा ही खलीजी ममालिक को, लेकिन वैसे भी अगर देखा जाए तो कितना एग्जिडस हुआ, कितने लोग निकले, कितना नुकसान हुआ। दे विल हैव टू रियली सी दैट। यूएई की बिल्कुल अलग एक पॉलिसी रही, फिर कतर की एक और पॉलिसी रही, सो वी कैन आल्सो डिफरेंशिएट। जी, खलीजी रियासतों के बारे में बात करने से पहले मैं भी जरा कह दूं कि एजाज सैयद साहब ने बड़ी मेहरबानी की, इतने अच्छे कलमात के, हमारे लिए भी बड़े काबिल एहतराम है माशाल्लाह, बड़े मजे साफ़ी हैं। खलीजी रियासतों में मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सबक वो सीखेंगे, ये जो उन्होंने सोच रखा था कि एक और मुल्क का सिक्योरिटी अम्ब्रेला लेकर वो जो मर्जी करते फिरे, खुसूसन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, क्योंकि वो यमन में भी मुलव्वस हो गए, सूडान में भी मुलव्वस हो गए, पाकिस्तान के साथ भी नोक झोंक करते रहे। तो ऐसे मुल्कों को ये पता चल जाना चाहिए कि भाई ये मांगे का दिफा जो है वो काम नहीं करता है। आपको अपने कदमों पर खड़े होना चाहिए और शुक्रगुजार होना चाहिए जो भी आपको अल्लाह ताला ने नेमतें अता की थी। तो मैं समझता हूँ कि खलीजी रियासतें तो दोबारा अब गौर करेंगी इस बात पर, और अमेरिका ने भी मेरे ख्याल में यही सोचा कि ये कहीं ऐसा ना हो कि ना सिर्फ खलीजी रियासतों से हमारे अड्डे चले जाएं, बल्कि बाकी जो 750 जगहों पर उनके अड्डे हैं उनको भी ये ख्यालात आने लग जाएं कि ये तो हमें अब हिफाजत नहीं दे सकते हैं। तो चुनाचे मुझे ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बहुत बड़े नुकसान से बचने के लिए ये फैसला जल्दी में किया, वरना कल रात तक तो उनकी जो लहजा कुछ और ही था। वो क्या कहते हैं, ये कौन है जो क्या खुदा बोल रहा है खुदा के लहजे में, उस तरह का ये लहजा था उनका। लेकिन एक अलबत्ता उनकी जो शोहरत है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, उस पे वो कायम रहे। और आज सुबह उन्होंने ट्वीट करके ये साबित कर दिया कि वो हैं अभी वाकई अनप्रेडिक्टेबल, और आखिर पे आके वो कोई ना कोई सौदा जरूर कर लेते हैं। और इसके लिए जाहिर है पाकिस्तान और दीगर जो ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, तुर्किया है, इजिप्ट है, बड़ी मेहनत, और चाइना, पसे पर्दा चाइना की कोशिशों की भी बहुत बात की जा रही है कि उसने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया ईरान को कन्विंस करने में। एजाज, हु ऑल आर वी एक्सपेक्टिंग इस्लामाबाद ऑन फ्राइडे, और क्या तैयारी है? मैं इसमें एक पहलू और बता दूं और फिर मैं बताता हूं जो आपके सवाल का जवाब है। देखिए, इसमें एक बहुत अहम पहलू है इसराइल का। आप देखिए कि इस सारी गुफ्तगू में जो इस सारी मुज़ाकरात में इसराइल हमें कहीं नजर नहीं आया। पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे थे और मैं बड़ा कोशिश कर रहा था कि इसराइल को फॉलो करूं कि इसराइल क्या कहता है। आप देखिए, जिस दिन से पाकिस्तान ने मेडिएशन का आगाज किया है, जिस दिन से, वो दिन और आज का दिन जब ये मेडिएशन हो गई, सीज फायर हो गया, इसराइल की तरफ से एक लफ्ज नहीं है पाकिस्तान के बारे में, नॉट ए सिंगल वर्ड, नॉट ए सिंगल वर्ड। आज जब ये सालसी हो गई है, सीज फायर हो गया है, तो तकरीबन 7 घंटे के वक्फे से, अभी मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं वो चेक कर रहा था कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेनियामिन नेतन्याहू, उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कोई बयान जारी किया या नहीं, क्योंकि सारी रात हम जाग रहे थे तो उस वक्त तो कोई बयान नहीं था। तो कमोबेश 7 घंटे के बाद एक बयान जारी हुआ है प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल के हैं उनकी तरफ से, और वो 3 थ्रेड्स के ऊपर है, ट्विटर पे जो जारी हुआ है। और उन्होंने कहा जी हम अमेरिका की तरफ से जो सीज फायर हुआ है उसको सपोर्ट करते हैं, और अमेरिका ने जो फैसला किया वो सपोर्ट करते हैं, और एट द सेम टाइम हम ये इस शर्त के ऊपर कि इसराइल के ऊपर भी अटैक नहीं होंगे। मोटी बात उन्होंने ये कही है। लेकिन अगेन सीज फायर के बाद भी एक लफ्ज पाकिस्तान के बारे में नहीं बोला गया। अच्छा, अब ये पाकिस्तान के बारे में एक लफ्ज ना बोलना, ये 2 बातें। एक बात ये है
एक बात यह है कि वो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं वाया अमेरिका, यानी कि डायरेक्ट तो हमारा कोई राब्ता नहीं है, लेकिन वो वाया अमेरिका ट्रस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो पाकिस्तान को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। उन्हें इस बात का पता चल गया है कि इस खित्ते में यहां पर ईरान के आगे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान, मैं एहतराम के साथ कोई मैं नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान ईरान नहीं है, यानी कि ईरान के ऊपर तो वो अटैक करने की वो सोच सकते हैं, और इनवेरिएबली वो हमें ऑब्जर्व क्लोजली ऑब्जर्व करें या ना करें, हम उनकी आंख में खटकते हैं। नहीं, एक खटकना होना भी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें इस बात का पता है कि यहाँ पे आप टकराव नहीं कर सकते। हाँ। अब भी बड़ी अच्छी तरह पता चल गया होगा एजाज, अगर पहले कभी शक था तो नाउ इट्स लाउड एंड क्लियर। लड़ी आपने अरब दुनिया से 4 जंगें लड़ी, चारों अरब हार गए। ईरान से कितनी दफा जंग कर चुके हैं, ईरान को नुकसान पहुंचाते रहे, लेकिन उन्हें इधर का पता लग गया हुआ है कि ये पाकिस्तान है। एब्सोल्युटली। तो एक बात तो ये है। Azaz, thank you. That's all the time we have. Azaz Chaudhry Saab, thank you so much. Azaz Syed, thank you for being with us. And in the coming days, we will be trying to make sense of actually what happened. Inshallah, जब परसों मजीद बातचीत हो जाए and then this ceasefire is cemented, तो उसके बाद हम मजीद बात करेंगे। अच्छा मेहताब, स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी जा रही थी, 7 मिनट बाद ही कारोबार रोकना पड़ गया। पेट्रोल प्राइसेस आलमी मार्केट में फौरन कम हो गई, मतलब अभी तो शहबाज शरीफ साहब की प्रपोजल था तभी से कम होना शुरू हो गई थी। हाउ डू यू सी द वर्ल्ड इज रिएक्टिंग टू दिस गुड न्यूज ब्रॉट टू द वर्ल्ड बाय पाकिस्तान? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर ये जो रात को डेवलपमेंट हुई है, इट्स बियॉन्ड एनी डाउट कि इसके पूरी दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके ऊपर इसके पॉजिटिव असरात होंगे, और इन्हीं असरात में से खासकर वो कंट्रीज जो फ्यूल इंपोर्ट के ऊपर जिनकी डिपेंडेंस है, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा जो है वो अच्छी खबर है, क्योंकि आपको पता है कि इस खित्ते का 20% के लगभग जो स्टेट ऑफ हरमुज से जो है वो गुजरता है, तो उनके लिए ये मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छी जो है वो खबर है। और इसके नतीजे में एक तो जब तक पीस और ट्रैंक्विलिटी नहीं होती, उस टाइम तक कोई भी मुआशी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उनके अंदर सर्टेनिटी नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के रडार स्क्रीन पे एक दफा फिर डिप्लोमेटिक लेवल पे आया, और अब हमारे पास ये मौका है कि हम इसको कन्वर्ट करें अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को मजीद बेहतर करने के लिए। लेकिन ये इंपोर्ट जो डिपेंडेंस थी उसके हवाले से मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी खबर है। मेहताब साहब, इस वक्त अगर हम पाकिस्तान में ही देखें तो हमारी आवाम जो है उसका सिर्फ एक कंसर्न है कि जी बहुत अच्छी खबर है, वेरी नाइस, बहुत कुछ हो गया, लेकिन इसके बाद हमारी फ्यूल पेट्रोल प्राइसेस वगैरह कम कब होंगी? मतलब अच्छी खबर तो आ गई, लेकिन वो वाला इफेक्ट हम कब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, इसको नॉर्मलाइज करने में कुछ टाइम लगेगा। ये ऐसे नहीं है कि जैसे आपने अपने इंट्रो में कह रहे थे बटन वाली बात ऑन और ऑफ करेंगे तो उसकी प्राइसेस का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने ज्वाइन किया है, कुछ ही देर में कर लेंगे। वी आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद हिम, और उनसे भी अभी थोड़ी देर में काबीना का इजलास भी होगा जिसमें वज़ीर आज़म काबीना को ब्रीफ करेंगे पाकिस्तान के किरदार से मुताल्लिक। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, पीपल हु हैव बीन राइटिंग टू अस, माशी सूरत हाल में और खास तौर पे कंसर्न फ्यूल डीजल वगैरह प्राइसेस का है, और मेहताब हैदर से हम बात कर रहे थे, वो वाकई स्विच वाली बात नहीं है। आई मीन एज मच एज वी वुड लव फॉर दैट टू हैपन, ये अभी सीज फायर की बात हो रही है, इसमें एक परमानेंसी आएगी तो प्राइसेस जो है होपफुली कम होंगी। However, we still think इंशाल्लाह बेहतरी आना जरूर शुरू हो जाएगी। अब फौरन तो पता नहीं, क्योंकि जाहिर है हमने जो स्टॉक खरीदा हुआ है जो महंगा खरीद, लेकिन एट द सेम टाइम जब हमने पेट्रोल की इनिशियली प्राइसेस बढ़ाई थी तो जो एक्जिस्टिंग स्टॉक था टू काउंटर व्हाट फ्यूचर यू नो वाज वी कुड सी, लेकिन साथ ही हमें तसल्ली दी जा रही थी। हाँ, कुछ जो एक्जिस्टिंग स्टॉक था उस पे हमने जो पहला इजाफा था 55 रुपए का उस पे किया था। हाँ, तो जो जाहिर है इतना महंगा नहीं खरीदा गया था, तो लिहाजा यू नेवर नो, ये रिवाइज हो सकता है। आज वो मीटिंग भी होनी है तो उसमें भी शायद कुछ फैसले हो। ऑफ कोर्स अता तारड़ साहब हमें थोड़ी शॉर्टली ही विल बी जॉइनिंग अस, और हम उनसे भी बात। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अता साहब। सर्टनली
पूरी कौम को मुबारकबाद हम देख रहे हैं। आप चूंकि वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा हैं, वज़ीर आज़म का नाम लिया गया, फील्ड मार्शल का नाम लिया गया, पाकिस्तान का नाम जिस मुस्बत अंदाज में पूरी दुनिया की हेडलाइंस में इस वक्त लिया जा रहा है, वी आर अ वेरी प्राउड नेशन टुडे। सो आपको भी मुबारक हो। हमें प्लीज़ आप अपनी इंसाइट शेयर कीजिए कि जब हम कभी मायूस हो जाते थे और पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया पर जब अल जुबैल पर हमला हुआ तब एक मायूसी की कैफियत थी, लेकिन फिर हाउ डिड द थिंग्स टर्न अराउंड एंड हाउ डिड दिस ऑल हैपन? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को एक ग्लोबल लेवल के ऊपर मनवाया है और आज इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले पाकिस्तान की सालसी का जो किरदार है उसकी ना सिर्फ तारीफ की जा रही है बल्कि उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। तो मैं तो कि जिस तरीके से पाकिस्तान की लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें भरपूर काविश की और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इसमें पूरी तरह मुतहरक रहे, फॉरेन मिनिस्टर, एक बहुत परफेक्ट टीम वर्क था जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने जो है ये पाकिस्तान को इज्जत दी है। मगर मैं ये समझता हूँ कि अब आगे एक मरहला शुरू होगा जिसके ये बातचीत आगे बढ़ेगी और आज आप देख रहे हैं कि दुनिया की जो मार्केट्स हैं वो ऑयल की हों, वो स्टॉक मार्केट्स हों, उधर एक मुस्बत रुझान है हर तरफ। मिनिस्टर साहब ने सुबह ट्वीट किया 4:56 पे, तो उन्होंने जहां पे इसको सेलिब्रेट किया वहीं पर उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उन्होंने कहा कि हम अल्लाह ताला के आगे सर झुकाते हैं। उन्होंने कहा विद ह्यूमिलिटी और उन्होंने उसको एक हम्बल तरीके से अनाउंस किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पीस का अचीव हो जाना, सीज फायर का हो जाना और इमीडिएटली इफेक्ट में आ जाना, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने सुबह और उन्होंने शुक्रिया अदा किया दोनों ममालिक का, ईरान का भी, अमेरिका का भी, और साथ ये भी अनाउंस किया कि अब 10 तारीख को इस्लामाबाद में जो है नेगोशिएशन शुरू होंगी और ये बड़ी विजडम है दोनों साइड से। देखिए, जब आप दानिशमंदी का मुजाहरा करते हैं, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं, तो ये मामलात किसी तरफ जो है वो चल पड़ते हैं। तो पूरी दुनिया की, तो ये पाकिस्तान के लिए, और मैं ये समझता हूं कि जहां प्राइम मिनिस्टर ने और फील्ड मार्शल ने एक भरपूर किरदार अदा किया है, आज पाकिस्तानी कौम के लिए एक फख्र का लम्हा है। जिस तरह मार्का हक के पाकिस्तानी कौम एक रिजिलियंट और एक बड़ी कुव्वत के साथ पूरी दुनिया में उभरी, पाकिस्तान की इज्जत हुई, तकरीम हुई, दुनिया ने पाकिस्तान को तस्लीम किया। तो ये बदला हुआ जहां पे ये प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की तो इज्जत है ही है, बेशक ऐसा ही है। पाकिस्तानी अतातार साहब, हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, परसों से नेगोशिएशन जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट्स वेरी क्लोज, मतलब परसों की हम बात कर रहे हैं, लेस देन 48 आवर्स। किसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप पाकिस्तान में? अमेरिकी साइड से भी और ऑफ कोर्स ईरान की साइड से भी, एंड ऑफ कोर्स वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग सम ऑब्जर्वर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। देखिए, मैं इस पे कबल अज वक्त कोई बात अभी नहीं करना चाहूंगा, ये एक सेंसिटिव टॉपिक है और ये अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं इस हवाले से कि ये मामला आगे बढ़ने हैं, हमने अपना किरदार भी अदा करना है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखानी है। तो ऑब्वियसली ये जैसे जैसे टाइम आएगा ऑफिशियली हम मीडिया को भी अपडेटेड रखेंगे इस सूरत हाल से कि क्या होने जा रहा है, कब होने जा रहा है। बट फॉर द टाइम बीइंग मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ने कल अपनी ट्वीट्स के जरिए बताया, सारी सिचुएशन पे आगाही दी और फिर प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के हवाले से उन्होंने कहा कि हम राब्ते में रहे हैं और ये हमने अचीव किया है। फिर ईरान, तो इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर एवरी पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी के लिए ये एक और बढ़ेंगे। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये मामला जो है देर का अमन का क्या अमल में लाया जाए। जी, बड़ा मुश्किल काम था जो पाकिस्तान ने सर अंजाम दिया है और हम सबको जितना भी हम फ़ख्र कर सकते हैं कर रहे हैं, पूरी कौम को फ़ख्र होना भी चाहिए, राइटली सो, व्हाई नॉट। अच्छा अता, ज़ाहिर है मौशी चैलेंजेस पर्टिकुलरली इस खत्ते के ममालिक से कि इस जंग की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, प्राइमरीली पेट्रोल डीजल की कीमतें। जब ये जंग शुरू हुई तो हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक था हमने फोर्सी करते हुए मामलात और राइटली सो इंटेलिजेंट डिसीजन लिया, हमने कीमतें फ़ौरन बढ़ाई और उसके बाद हमने सप्लाई भी अपनी मैनेज की। अब चूँकि कीमतें नीचे आना शुरू हो गई हैं, हम कितने दिन बाद एक्सपेक्ट करें
कि चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी और पेट्रोल की कीमत जो लिटरली इस वक्त अनअफोर्डेबल हो गई है, ऑल्दो सब्सिडी दी जा रही है बाइकर्स एंड एवरीबॉडी, डिस्पाइट दैट वो कम हो जाएंगी? देखिए, आज वजीर आजम ने, और ये मैं आपको खबर दूं कि वजीर आजम ने आज काबीना का इजलास तलब किया है। आज फेडरल कैबिनेट की मीटिंग होगी और इन तमाम मामलात पर वज़ीर आज़म बातचीत करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इस टीम का हिस्सा रहे हैं और पिछले 5-6 हफ्तों में जिस तरीके से इस क्राइसिस को मैनेज किया गया कि जब इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, खित्ते के तमाम ममालिक में ना सिर्फ किल्लत थी, लाइनें लगी हुई थी, हमने अपनी सप्लाई चेन्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत जल्दी इसका नोटिस लिया और ये भी टीम वर्क था जिसमें फील्ड मार्शल, तमाम लोगों का अपना अपना किरदार था, वजारत पेट्रोलियम का, वजारत खजाना का, वजारत खारजा का, हमारे बहरी जहाज भी आए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के थ्रू। हमने रेड सी पर जो स्ट्रेट हुर्मुज से बाहर पोर्ट से, यम्मू का सऊदी अरेबिया में पोर्ट है, फुजैरा का यूएई में है, वहां से भी हमारे कार्गोज आए। और ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब ने 129 अरब रुपया दिया 3 हफ्ते, और ये कीमत नहीं बढ़ने दी जब कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रही थी पूरी दुनिया के अंदर और रिकॉर्ड टूट रहे थे। तो देखिए, अब ऑब्वियसली सब्सिडी भी दी है और कोशिश की है कि आसानी पैदा हो, लेवी में भी कमी की, वो भी आपने देखा। तो इंशाल्लाह ताला इस पे एक नेशनल रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट का, और जो आसानी पैदा कर सकेंगे वो बिल्कुल करेंगे। और इस पर रोज 2-2 मीटिंग्स हो रही हैं, जायजा इजलास हो रहे हैं, स्टॉक टेक हो रहा है। एंड शहबाज शरीफ साहब इज नोन एज अ मैन ऑफ क्राइसिस, कि वो जब मुश्किल हालात आते हैं तो वो ज्यादा मुतहरिक हो जाते हैं। तो आई थिंक इंशाल्लाह ताला लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे जाके कोई आसानी पैदा हो ताकि आवाम को ये जो है वो ट्रांसफर किया जा सके। हमारी भी एक्सपेक्टेशन यही है और होप भी यही है। तो साहब, आप हमारे साथ हैं, हम ये बात जरा समझना चाहते हैं और आपसे हम इंसाइट चाहते हैं कि जब सदर ट्रंप की लास्ट ट्वीट्स में वो एक सिविलाइजेशन ख़त्म करने की बातें कर रहे थे और पाकिस्तान ऑलरेडी निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा था, बहुत मुल्कों के साथ बात भी हो रही थी। हमने इसहाक डार साहब को देखा, डिस्पाइट हिज इंजरी वो किस तरह हर मुल्क जा रहे थे, चाइना भी पहुंच गए। What happened in the dead of the night? हम सुबह उठे हैं, हमें खुशखबरी मिली है, लेकिन रात को किससे बातचीत हो रही थी? रियासत पाकिस्तान ने किन किन मुल्कों से बातचीत की? बिकॉज कुछ ही घंटे रह गए थे उस डेडलाइन में, और नामुमकिन को मुमकिन बनाना, वी रियली वुड लाइक टू नो कि एग्जैक्टली क्या हुआ। देखिए, इसमें बहुत सारी सेंसिटिविटीज होती हैं और मेरा ओहदा इस बात का मुतकाजी है कि मैं डिटेल्स में ना जाऊं। जी, वो तो हम समझते हैं, लेकिन जिस डिटेल में आप जा सकते हैं अता साहब, उसमें तो चले जाएं, कुछ तो बताएं। देखिए, मैं आई एम बाउंड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स ट्वीट्स। उन्होंने 2 ट्वीट्स की और उसमें सारी बात कर दी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगले 48 घंटे और आने वाले दिन बहुत अहम है, तो हमें बहुत एहतियात से चलना है कि इस जो अमन का क़याम हुआ है ये देर पा हो। और देखिए, एक बहुत बड़ा, एक जो आप समझें कि एक बहुत बड़ी जंग थी और एक बहुत बड़ा आगे एक तबाही के मनाजिर थे जिससे हम बच गए हैं, पूरा खित्ता बच गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आगे देर पा अमन के क़याम के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है और वो पाकिस्तान करेगा हर लेवल के ऊपर। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने मुख्तलिफ ममालिक से इंगेज किया, फील्ड मार्शल ने मुख्तलिफ ममालिक से इंगेज किया, वो अपने कई हम मनसबों के साथ भी राब्ते में रहे। तो मैं ये समझता हूँ, और जिस तरह आपने कहा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इतने ममालिक में गए और ये सारी चीज अचीव की, तो आपको याद होगा वो कहा जाता था, एक बड़े बुजुर्ग कहते थे कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान जो है वो इंपॉर्टेंस हासिल करेगा इंटरनेशनल लेवल पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमें अगले मरहले के लिए तैयारी भी करनी है और अगले मरहले के लिए जो है वो देरपा अमन के क़याम के लिए काविश भी करनी है। तो जाहिर है अगले मरहले की जब बात कर ही रहे हैं और सारी बातें हो रही हैं और पाकिस्तान ने सर्टनली वो अचीव किया है जिस पे दुनिया इसकी तारीफ कर रही है, सताइश कर रही है, हम अपने इंटरेस्ट भी मद्देनजर रखेंगे। एक तो डायरेक्ट इंटरेस्ट ये है कि जिस तरह ग्लोबल इकोनॉमी पे और जो एनर्जी क्राइसिस हमें नज़र आ रहा था कि सर उठा सकता है, उठा चुका था, उससे तो डील कर ही लेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा एक प्रोजेक्ट रुका हुआ है, आपको पता है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन वाला भी, फिर हम ईरान से तेल खरीद सकते हैं, गैस ले सकते हैं। तो जब ये सारी बातें हो ही रही होंगी तो हम अपने कुछ इंटरेस्ट्स को भी मलूज़े खातिर रखेंगे और पुश करेंगे कि हाँ जी अब ज़रा आसानियाँ की जाएं। नहीं, देखिए, इस वक्त तो जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो अमन का क़याम है। सही है। और एक मुस्तकिल जंगबंदी है। तो अभी फिलहाल तमाम फोकस इस चीज के ऊपर है और जिस तरह पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार सामने आ रहा है,
तो पाकिस्तान जो है वो एक अहमियत हासिल करता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखें कि मैं देख रहा था कि जिस तरीके से इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा है और वहां की गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल आइसोलेटेड नजर आती है, तो ये अल्लाह ताला का खास करम है पाकिस्तानी लीडरशिप पे, पाकिस्तानी कौम के ऊपर। तो जैसे जैसे अपडेट्स मिलती रहेंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। आज कैबिनेट की मीटिंग भी बड़ी अहम है, तो वहां से भी जो अपडेट्स होंगी हम पाकिस्तानी अवाम को साथ साथ बताते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अता साहब, थैंक यू। Okay, so a lot of details yet to come out, लेकिन at least we can rest assured कि बहुत बड़ा काम है जो हो गया, जो कि लिटरली कल रात तक लग रहा था कि अब ये क्या होगा। इंतजार में लोग बैठ गए थे क्योंकि इतनी वायलेंट किस्म की मैसेजिंग यूएस कैंप से आ रही थी कि जहां कोई ढकी छुपी भी नहीं थी। बताया जा रहा था कि जी हम ये करने जा रहे हैं, हम खत्म करने लगे, हम सब खत्म करने लगे हैं। और ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि अगर हम पे इस तरह पावर प्लांट्स पे हमले हुए तो हम पूरे खित्ते को अंधेरे में डुबो देंगे। और फिर उनकी अपनी आवाम, उनके ब्रिजेस, पुलों पे, मतलब एक ऑलमोस्ट एक हॉरर स्टोरी मूवी का सीन लगना स्टार्ट हो गया था कि यहाँ क्या हो रहा है। बड़ी दुनिया के एपिसोड है, मतलब तारीख की किताबों में जो भी हम आज देख रहे हैं ये दर्ज हो रहा है। इस सारे में इंडिया जो अपने आप को इस खित्ते का सबसे बड़ा प्लेयर समझता था, उसका कहीं जिक्र भी नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से बड़ी जिक्र आ रहे हैं। तो एक ट्वीट मैं जरूर जाने से पहले पढ़ना चाहूंगी जो कि एक मैसेज भी है फॉर एवरीबडी अक्रॉस द बॉर्डर, जिसमें इंडियन ही हैं राइटर जिन्होंने ये लिखा है कि इंस्टेड ऑफ एक्टिंग ऑल पेटी एंड सॉल्टी वी शुड एक्नॉलेज दैट पाकिस्तान इनेबल्ड द सीज फायर एंड डू सम जेन्युइन सोल सर्चिंग। ये जो है तो उसी पे जरा टाइम लगा लें। खुद अपनी जो पॉलिसी है, हिंदुत्व की पॉलिसी, आरएसएस की पॉलिसी, उस पे भी गौर खौस करने का शायद वक्त आ गया है कि दुनिया में इस तरह सिर्फ फिल्में बनाकर कब तक जिया जा सकता है। So yeah, and that is it. So congratulations to Pakistan, to the whole nation, to the Prime Minister of Pakistan, to the military leadership, to Foreign Office and the Foreign Minister. So looking forward to peace and glory for Pakistan. In the meantime, we'll see you tomorrow. Pakistan Zindabad.